खत्म कर रहा हूँ सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। देखो सर, ये होती है झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। और तुम्हारे झूठ बोलने का, तुमने जो झूठ बोलने में PhD की है ना, ऐसी रन के साथ ईसाई करेंगे कि आप जनता में भी जाके बोलने के लायक नहीं पाओगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसान से निवेदन करता हूँ, काले चोर की बुकाई में आ जाना, इन कांग्रेसियों की बुकाई में बताना। आपके लिए जो कर पाइए वो भाजपा की सरकार पर कर पाइए आप लोग। सर डिप्टी स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, कल एक कमेटी हमारे कई MLA से मिली थी। उस कमेटी का नाम है सड़क बचाओ संघर्ष समिति। उस समिति ने रखा कि तलवंडी राणा बरवाला रोड बंद हो जाने से एक और इस रोड पर जिन लोगों के रोजगार, उद्योग धंधे, काम बंद होने के कगार पर आ गए हैं, वहीं रोजाना स्कूल कॉलेज में जाने वाले छात्र छात्राओं, कर्मचारी, अन्य लोगों को भी 2.5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद कई किलोमीटर घूमकर 4 गुना ज्यादा किराया भी हिसार तक जाने में देना पड़ रहा है। इस रोड के बंद हो जाने से छात्र, कर्मचारी, गरीब मजदूर, ग्रामीण जीवन पूरी तरह से प्रभावित है और ग्रामीणों को अनेक आर्थिक व मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, चूंकि इस मार्ग के बंद हो जाने से हिसार, बरवाड़ा, उकलाना, आदमपुर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ से हिसार तक आने जाने के यात्री, रोजाना आने जाने वालों को भी पूरी दूरी रोड बंद हो जाने से काफी बढ़ जाएगी। तो इस कमेटी का है कि भाई इस समय भी तलवंडी राणा में लगभग 1000 महिलाएं धरने पर बैठी हैं, तो इस रास्ते को कराया जाए। अभी आ गया एक मैं आपको स्पीकर सर निवेदन करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि जो सरपंच है ना, सरपंच राज्यपाल अभिभाषण में बताया कि एक बड़ी अच्छी छलांग सरकार ने लगाई, पढ़े लिखे सरपंचों को, पंचों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। वो किस चीज की छलांग लगाई? जब से पंचायत बनी है एक भी गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है। सरपंच जो चुने गए हैं, मंत्री जी आप बाद में बोलिए जी, मेरे टीम में क्यों बोल रहे? जी भाई, आज प्रदेश के सभी शिक्षक सरपंच सरकार के ई-टेंडरिंग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ई-टेंडरिंग प्रणाली जो आप लेकर आए हो वो गलत है। आप ठीक इसी प्रकार लागू करो जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे और पंचायतों को पूर्ण अधिकार था, फ्री हैंड होकर काम करने का अधिकार था। 36 नहीं तो आपके साथ फिर वही होने वाला है। आप सरपंचों के साथ मत भिड़ो, आप उनके साथ संघर्ष मत करो। सरपंच एकजुट है, वो अपनी ठीक बात पर अड़े हुए हैं, नहीं तो आपके साथ फिर वही होने वाला है। आप इसी प्रकार 3 कृषि काले कानून भी लेकर आए थे, किसान ने डटकर मुकाबला किया था और सरकार आ रही थी, किसान जीता था और लास्ट में देश के प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को 36 बिरादरी के किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। उसका परिणाम यही होगा, आखिर में आप भी इसी रास्ते पर आओगे। इसलिए आप उनकी परीक्षा मत लो और उनको जो सरपंच है उनके लिए ई-टेंडरिंग जो आप लेकर आए उसको खत्म करो। बड़ा सम्मानित पद है, मैं भी सरपंच चुनकर नहीं, आप भी सूरज मेरे को सही बात चाहिए। मंत्री जी आप मंत्री जी सर रोको, मंत्री जी को रोको, मेरे टाइम में नहीं बोले, मेरा टाइम रोको सर, बोल देने दे उनको, बोल देने दे। बैठ जाओ मंत्री जी, मंत्री जी बोल देने दो। मेरा टाइम नहीं सर, मेरा टाइम चला सर। अब मैं इस प्रणाली को खत्म करवाने की मांग करता हूं। दूसरी बात, मैं स्पीकर सर मेरा टाइम लगेगा, मुझे दे देना। स्पीकर सर मैं बता रहा हूं आपको, एक भाई ने यहां रखा कि हम कांग्रेसी जो है लोगों को उल्लू बना रहे हैं। सच्चाई ये है जो उल्लू बना रहे हैं वो अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। वो कमी क्या? जब चुनाव से पहले
पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने घोषणा की थी, लोगों को बकाया था, देश के युवाओं को बकाया था कि देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार देंगे। आज देश की सरकार को बने 9 साल, 9 दूनी 18। यदि आप देश की टोटल आबादी को 18 से भाग करोगे तो हर तीसरे चौथे घर में पूरे देश में और प्रदेश में, हरियाणा में हर तीसरे चौथे घर में नौकरी होनी चाहिए थी। क्या आपने दी? किसने बकाया? आपने। एक और काम आपने बड़ा जबरदस्त झूठ बोलने का किया। झूठ बोलने की प्रैक्टिस कोई करे तो भाजपा पार्टी से करे, नहीं सर मेरा टाइम है, आप टाइम। आपने झूठा वादा किया, आपकी पार्टी ने झूठा वादा किया कि इस देश के, धन्यवाद श्री प्रवीण डागर जी। दूसरा नंबर देगा जी, दे दो 2 मिनट। इस भाजपा पार्टी ने देश के लोगों के सामने, लोगों के कोई बात नहीं, बुलवा देंगे, बुलवा देंगे, स्टेजों पर बुलवा देंगे, तो बुलवा देंगे सर, मैं बुलवाऊंगा, मैं बुलवाऊंगा सर ये बड़ी मत करे सुनने की। बलवीर जी बैठ जाओ, आपने नंबर पे अब नंबर हो लिया है, हो लिया, 5 मिनट होगी। आप सच्चाई आप भी सुन। प्रवीण जी आपका समय शुरू होगा, आप शुरू करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैठ जाओ। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के कोई अभिभाषण रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, बोलने का मौका दिया, कोई बात मैं रिकॉर्ड में आपका नहीं जा रही। बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 8 वर्षों के दौरान हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, बैठ जाओ, उस पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठ जाओ। सरकार की सभी योजनाओं का प्रशंसा करता हूं। प्रदेश के लगभग 3.25 करोड़ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिवार समझकर सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं चर्चा करूं तो पूरे प्रदेश के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का सरकार ने काम किया। कृषि के क्षेत्र में अगर चर्चा करें तो जहां जहां पे पूरे प्रदेश के अंदर सैम की समस्या थी, पिछली सरकारों ने भी हमारी और हमारे साथी विधायक आफ्ताब जी बैठे हैं, हमारी एक साझा समस्या थी। हम आफ्ताब जी से भी बार बार कहते थे जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे कि हुड्डा साहब हमारे किसानों की एक साझा समस्या है, 2 बालू माइनर उसकी खुदाई करवा करके जो हमारे किसानों की सैम की समस्या है ये हमारी दूर करवाई जाए। लेकिन माननीय सदस्य गण से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने उस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने, जब सरकार दोबारा 2019 में सत्ता में आई तो हमारी सरकार ने किसानों का ध्यान रखते हुए 2 बालू माइनर को खुदवाने का काम किया। आप माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद है, पूरे प्रदेश के अंदर, आफ्ताब जी पूरे प्रदेश के अंदर आप बोल लेने दो, बोल हमारी लेने सरकार ने खुदवाई, हमारी सरकार ने खुदवाई। बैठिए, बैठिए आफ्ताब जी। ऑन रिकॉर्ड बात है। दूसरी जो हमारे किसानों की समस्या, पिछली सरकारों ने सैम के ट्यूबवेल लगाने के लिए आप कंटिन्यूस करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो सरकार का कदम है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पलवल जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज की पिछले सेशन के दौरान घोषणा की थी, उसकी अब के सेशन में बजट मंजूर कराया जाए और जल्द से जल्द उसकी जगह का चयन करके निर्माण कराया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की मेरे हतीन को स्वास्थ्य की और भी सेवा, मेरे हतीन क्षेत्र की बैठिए, स्वास्थ्य सेवा है। प्लीज आप डिस्टर्ब मत करें प्लीज। एक मेंबर बोल रहे हैं, एक मेंबर बोल रहे हैं। शकुंतला जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा एक मेंबर बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेंबर बोल रहे हैं, हमारी हसीन कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वास्थ्य की कुछ मांगे मेरी हैं, जैसे बहीन मानपुर, गहलब और जैंदापुर के अंदर पीएचसी का निर्माण कराया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली मुंबई ग्रीन व केएमपी इंटरचेंज की गांव मंडकोला में कनेक्टिविटी जिसकी मंजूरी माननीय मंत्री जी ने दी, सड़क हरियाणा सरकार को बनानी है, इसके लिए जमीन जल्द अधिग्रहण करके इसका निर्माण कराया जाए। गांव मानपुर और बहीन के मध्य एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। पिछले सेशन के दौरान भी अब ये कोई तरीका नहीं है। पिछले सेशन के दौरान भी मैंने ये मांग उठाई थी। आप अपनी बारे में बोल देना। आप बैठो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किसने कहा? सरकार से कहना चाहूंगा कि गुरुग्राम कैनाल के आसपास आप बैठो प्लीज। काफी खेती क्षेत्र बैठो बहन जी, बैठो। नहर के पानी के रिसाव जी, आप बैठो प्लीज। शैम की समस्या से पीड़ित है। किसानों की हालत दयनीय है। मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से नहर को कंक्रीट लाइनिंग हेतु प्रस्ताव दिया गया है। किसानों की गुरुग्राम इसी बजट में गुरुग्राम कैनाल की कंक्रीट लाइनिंग हेतु बजट आवंटित किया जाए। मेरे हथीन क्षेत्र के अंदर 2 सड़कें बिल्कुल खराब है। एक जैंदापुर से सहराला और दूसरी हथीन से मीरका होते हुए जो नूह को जोड़ने का काम करती है। इनके लिए भी बजट मंजूर किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम साहब ने जो मेरे हथीन क्षेत्र के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए मंजूर किए, उसके लिए मैं हथीन क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हथीन सब डिवीजन अस्पताल जो कि 25 बेड का है, उसे बढ़ा करके 100 बेड का किया जाए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरपंचों के साथ बैठकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अंत में एक शेर के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। काम करने वालों पर ही आमजन विश्वास करेगा। यह अभिभाषण किसी को भी नहीं निराश करेगा। केवल विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं, यही हरियाणा का विकास करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धर्म सिंह चौधरी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण के बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे राज्यपाल के अभिभाषण में हमने बहुत तारीफें सरकार के काम की, काज की, विकास की सभी सुनी। आप तक वो सबके सामने है। पहले काफी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं कहूंगा हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास। मैं दावे से कह सकता हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। सम्हाल का विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार थी। 10 साल में जो काम हुए, आज के इस 8 साल के कार्यकाल में कोई भी, मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रत्येक डिपार्टमेंट के मंत्री बैठे हैं, एक भी कोई कॉलेज, अस्पताल, सीएससी, स्टेडियम, पावर हाउस को पुलिया भी बनी हो, ये विकास की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं हमारे हल्के के जो विकास की बातें 2-4 बातें कहना चाहूंगा। हमारे आपके माध्यम से हमारे बिजली मंत्री से कहना चाहूंगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चिंता का विषय है। बिजली विभाग में चोरी को रोकना बहुत अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं पहले भी कहा था, बिजली के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं, सुबह 4:30 बजे, 5 बजे हमारी बहन बेटी सोती है चुबारे पे, घरों पे रेड मारते सुबह 4:30-5 बजे। एक तो इसमें थोड़ा चेंज किया जाए। दूसरा, अगर कोई एलएनएम भर देता है एक लाइनमैन, उसकी कोई अपील का प्रावधान ही नहीं है। वो कहते हैं तो चीफ मिनिस्टर के पास रह जाओ, जो जुर्माना लगा दिया। इसमें मैं आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा। पहले मैंने कहा था इस पे एक नोडल अफसर या अपील अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक एससी लेवल का अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि कोई किसी का बिजली कनेक्शन भी नहीं है, उसको 2 लाख का 1.5 लाख का जुर्माना लगा देते हैं। तो ये मैं इसमें प्रावधान करना चाहूंगा, इसमें थोड़ा चेंज किया जाए और ये पॉलिसी बनाए या कैसे भी करें, एक फिर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेड लागू, ताकि एएलएम जो 50,000 लिख दिया तो उसको कोई काटने वाला नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपील का प्रावधान है, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, कमिश्नर, एफसीआर, ऊपर तक फाइलें जाती है सरकार तक। लेकिन एक तक करना चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से माननीय मिनिस्टर जी है, आपके माध्यम पहले मैंने कहा था, मेरे चौंसी के पूरा 32 किलोमीटर जमुना लगती है। कोई भी किसान अपने चिनाई के लिए, कोई संस्था, मंदिर के, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, अपने खुद मकान के लिए अगर रेत लाता है, बुग्गी को पकड़ते हैं, तो मैं आपके माध्यम कहना चाहूंगा ये पॉलिसी बनाया जाए, ताकि किसान जो अपने पर्सनल यूज के लिए
जो वो अपना बेचता है, ट्रक ले जाता है, ट्राली भी ले जाता है, उसको पकड़े हमें कोई बात दिक्कत नहीं, लेकिन किसान अपने लिए कोई चीज लेके जाता है उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए। कुकी को ये पॉलिसी में आपने बनानी चाहिए ताकि किसानों को दिक्कत किसी किस्म ना आए। हमारी सरकार सनौली रोड पे हमारा एक टोल टैक्स बना है, उसमें टोल टैक्स में सनौली हमने पूरा स्टेशन भी किया, सरकार को अपना डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। जो उसमें सनौली ब्लॉक, बापोली ब्लॉक के जो लोग हैं उनका टोल टैक्स माफ किया जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, हमारा समाल का जो फ्लाईओवर ब्रिज बना है उसके दोनों तरफ आज करीब 3 साल हो चुके हैं, इतना बुरा हाल है। हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और उस पर पूरा इतने खड्डे खुदे पड़े हैं, रोज एक्सीडेंट में बड़ा नुकसान होता है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे डिप्टी सीएम साहब में नहीं है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ताकि इस पर गौर फरमाई जाए कि उसमें पूरा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के तक का ट्रैफिक आता है, लोग जाते हैं, बड़ी सरकार की बदनामी है इस चीज में। तो एक तो उसका ध्यान रखा जाए प्रायोरिटी पर। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के जो अपना हमारा 2018 में इसी सरकार में पूरे एक हमारा समालखा में सीएम साहब आए थे, उनमें सीएम अनाउंसमेंट थी हमारी जो कॉलोनीज हैं म्युनिसिपल लिमिट का एक्सटेंड करने का प्रावधान 5 साल हो चुके हैं, उसमें तुरंत सर्वे भी नहीं हुआ। अब तक सर्वे कहते हम जाते, सर्वे हो गया, एक्सटेंड हो जाएगी। तो जब तक हमारे जो गांव के एरिया है वो शहर का एरिया है, वोट तो कमेटी में है, एरिया गांव का है, ना गांव के ना शहर के, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक्सटेंड लिमिट का जो सीएम साहब की घोषणा है उसको तुरंत लागू किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और हमारी करीब 16-17 कॉलोनी जो पूरे दायरा, पूरे पॉलिसी के अनुसार पूरी हर चीज से सारे जो नॉर्म्स हैं पूरे करती है, उनको कृपा पक्का कराने प्रावधान करे। हमारा यूपी से हरियाणा में, हमारा यूपी सनौली से वाया बापोली समाल का स्टेट हाईवे है, वहां एक नेशनल हाईवे बना है जो उस वाला पानीपत से मुजफ्फरनगर आगे तक जाता है। उस पर एक बोला स्टेट हाईवे पर एक पुल नहीं है, ट्रैफिक है, चौक है, उस पर कम से कम भी आज कम से कम 6 महीने से चालू हुए हैं, 8 एक्सीडेंट हो चुके हैं। धन्यवाद। दूडाराम जी, एक विधानसभा क्षेत्र में चुलकाना गांव बहुत बड़ा गांव है, इसमें 50,000 की दूडाराम जी बोले, बाकी रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आप देख लेंगे। धन्यवाद जी, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। डिप्टी स्पीकर साहब जी, मैं सिर्फ हल्के की जो कुछ चर्चा करूंगा जो हल्के की दिखते हैं, खास करके फतेहाबाद जिला हेडक्वार्टर है। पिछले विधानसभा में मैंने उठाई थी बात डिप्टी स्पीकर महोदय, कॉलेज के लिए फतेहाबाद जिला हेडक्वार्टर होने के कारण वहां जिला कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। तो मैंने मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना की थी, उन्होंने लिख के भेजा भी है कि वहां पर फतेहाबाद के पास मताना गांव है, उसमें पहले जेबीटी का कॉलेज था, वो बंद हो चुका है। वो बिल्डिंग भी सरकार की बनाई हुई है, 10 एकड़ जमीन है। मेरी मंत्री जी शर्मा जी से आज भी बात हुई थी, कृपा करके बिल्डिंग बनाई हुई है, जिले हेडक्वार्टर कॉलेज नहीं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आने वाले मार्च के बाद वहां क्लास लगाएं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, और जगह भी दे रखी है, बिल्डिंग बनी हुई है। तो मेरी खासकर मुख्यमंत्री से और मंत्री से मेरी प्रार्थना है इस बात पर पूरा गौर किया जाए। मताना गांव की है, और आपके मताना गांव की है जी, बिल्डिंग बन रही है सारी। शिक्षा मंत्री जी, नहीं शर्मा जी देख रहे हैं आजकल है। अच्छा, कॉलेज? हाँ कॉलेज है। चलो आप बनाओ जी। मताना जी आपका ये रिश्तेदारी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास भी आए थे लोग, मैं इसलिए सिफारिश कर दी साथ में। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं कि कौन बनाएगा, आप बनाओगे ये बनाएंगे जी, दोनों मिलके बना दो। दूसरा, खास करके मैं डिप्टी स्पीकर कहूंगा कि जी नहीं कॉलेज चल रहे हैं कागज जी डिप्टी साहब, हाँ नहीं बना रहे हैं जी। दूसरा, खास करके किसानों की बात कहूंगा मैं, जो खाल बने हुए खासकर फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, सरसा जिला और भिवानी जिला, वो पॉलिसी है 20 साल की। स्पीकर महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है उस पॉलिसी को कम करके 10 साल किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा खास करके फतेहाबाद शहर की बात करूंगा। फतेहाबाद शहर अब जिला बन चुका है, पहला सब डिवीजन था। स्पीकर महोदय, वहां पानी निकासी की बात कहूंगा और सीवरेज की नए सर्वे करवा के और निकासी के लिए और सीवरेज का नई व्यवस्था की जाए।
खास करके मैं गुना नगर पालिका की बात करूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे, इनको भी मैंने जिक्र किया था। पहले वहां पंचायत थी, पंचायत में अब नगर पालिका बन गई। कुछ एरिया ऐसा बच गया जो नगर पालिका, वोट तो उनके नगर पालिका के अंदर है, नगर पालिका एरिया से बाहर पड़ते हैं कॉलोनियां, जो रास्ते छूटे हुए रेवन्यू रिकॉर्ड में, ना वहां नगर पालिका बनाती है ना कोई पंचायत है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई चाहे तो नगर पालिका बनाए, चाहे उनको पंचायत बनाए, ताकि उनको सुविधा दी जाए। बड़ी दिक्कत होती है स्पीकर महोदय वहां पर। इसके अलावा गुना के अंदर बहुत साल से मांग है बाईपास की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुना में बाईपास बनाया जाए। इसी तरीके से फतेहाबाद से सड़कें बार बन चुकी है। अंदर जो सड़कें जा रही है धांगड़ से आगे दरियापुर, एक मिनी बाईपास है। तो मेरे स्पीकर महोदय आपसे प्रार्थना है कि उसको भी सड़क चौड़ा किया जाए। वहां बस स्टैंड भी बन चुका है, रात को आने जाने में बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा मैं कुछ ज्यादा न कहता हुआ, क्योंकि टाइम कम है, खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तो सरपंचों की बात है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बैठ के जो भी इसका रास्ता, बीच का रास्ता निकलता हो वो निकालना चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा खासकर जो उस एरिया में खेतों में लोग ज्यादा रहते हैं, फतेहाबाद जिले में, हिसार जिले में, वहां के एरिया में खेतों में जब लाइट लगी हुई है मुख्यमंत्री जी, वहां 8 ट्यूबवेल के कनेक्शन को 8 घंटे लाइट मिलती है। बिल गांव के हिसाब से पूरा भरते हैं, जो गांव के बिजली बिल आता है उनको 24 घंटा के अंदर जोड़ा जाए। चाहे गांव से अलग लाइन दे के, चाहे किसी तरीके करके, ये जहां लाइट नहीं लगी हुई है उन किसानों को आप लाइट देना कष्ट करें, क्योंकि उस एरिया में खासकर 2-3-4 जिलों में लगभग लोग खेतों में रहते हैं। तो मैं खासकर ज्यादा ना कहते, स्पीकर जी आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलराम जी। अभी माननीय स्पीकर ने एक सिर्फ कांग्रेस की तरफ से श्री प्रदीप चौधरी जी रहते हैं, मैं कहूंगा वो भी बोल रहे हैं। उसके बाद 6 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अभी नहीं बोल पाए। इनको हम जब बजट का सत्र आएगा उसमें ये वाला टाइम उसमें भी एडजस्ट कर देंगे, उनको डबल टाइम दे देंगे। नहीं, सब बोलिए, कोई नहीं रहा, मेरे पास लिस्ट है सब। नहीं, जो नहीं बोले ना तो उनको हम अगले उसमें 6 लोग हैं, 6 लोग हमारे बीजेपी के ने, और यहां कोई नहीं रहा। बताओ कौन नहीं बोला? बोले आप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपकी तरफ से नाम नहीं ना आया उनका, आपका? हाँ, नहीं, चलो आपको भी डबल दे देंगे, हमें कोई आपको भी दे देंगे, तो ठीक है। तो अवर में नाम आया आगे के लिए आपको भी आगे दे देंगे। प्रदीप जी आपने बोलना तो बोलो। हाँ जी, बोले। हाँ बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका। आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज अमृतकाल की जो बात कही जा रही है, लेकिन वहीं आज प्रदेश में चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी बढ़ती हो, सड़कों की बात हो, आईडी प्रूफ को लेकर हो, पेंशन कटने की बात हो, राशन कार्ड कटने की बात हो, किसान कर्मचारियों सरपंचों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है, वहां कहीं ना कहीं आज मूलभूत सुविधाएं भी आज उपलब्ध नहीं हो पा रही। अगर मैं कालका जैसे शहर में, पंजोर जैसे शहर में या ग्रामों में जो बिजली की बात कही जाती है कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली पूरी नहीं मिल पा रही, और बिजली के कारण पानी पर भी असर पड़ता है। और पीने के पानी का इतना बुरा हाल है, सर्दियों में भी 15-15 मिनट पानी आपको अखबारों के माध्यम से भी, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, इतना हाहाकार मचा हुआ है। वहीं आज सफाई व्यवस्था, जो स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, कालका पंजोर नगर पालिका सबसे पुरानी रही और नगर निगम में भी रही, अब नगर परिषद बनी है, लेकिन वहां कहीं भी डंपिंग का आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। कभी हाउसिंग बोर्ड में कूड़ा गिर देते हैं, कभी पंजोर गार्डन के आगे कूड़ा गिर देते हैं, कहीं मुल्ला मोड़ किनारे पर कूड़ा गिर देते हैं, कहीं अपना माजरा टगरे में, जहां लोगों का विरोध रामपुर सीढ़ी में गिरना शुरू कर दिया, वहां जनता ने बहुत विरोध किया। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह है कि डंपिंग ग्राउंड का सही वहां व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को जो कूड़ा करकट से जो पीने के पानी में भी बहुत दिक्कत आती है, अधिकारियों के बयान आए हैं,
पब्लिक हेल्थ के कि कूड़ा करकट गिरने से पीने के पानी पर भी असर पड़ता है और काल का पिंजौर जो हॉस्पिटल है वह बीमारियों के कारण भरे पड़ते हैं। अखबारों की बात है, अखबारों में रोज छपता है, आज भी छपा है कि आज भी वहां मरीज हैं और अधिकारियों के ये बयान आते हैं कि कूड़े करकट की वजह से कहीं ना कहीं पानी पर असर, पानी पीने के खराब वहां है। तो मैं आपसे यह भी, पिछली बार भी मैंने विधानसभा में एक बात रखी थी, हमारे बरवाड़ा ब्लॉक, रैपरानी ब्लॉक और पिंजौर मोरनी ब्लॉक के 40-50 गांव ऐसे हैं जहां कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान था कि हम चिन्हित करेंगे और जहां चिन्हित करेंगे बना देंगे। और चिन्हित कब होगा, लोगों की डिमांड है, लोग पूछते हैं। तो इस तरह जो 55 लीटर पानी देने की बात है वह भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही। आवारा पशुओं को लेकर जहां आम आदमी परेशान है, किसानों के खेतों में उजाड़ा होता है, उनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। किसान एमएसपी का इंतजार कर रहे हैं, एमएसपी लागू होनी चाहिए। और जो डीएपी और यूरिया, जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, डीएपी की जरूरत है, डीएपी नहीं मिलता, यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिलती। और इसी तरह जो हमारे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी की सरकार देश में, प्रदेश में 2 बार जब रही, हमारे 2 बड़े कारखाने थे, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद होगी, उसके बाद एचएमटी बंद होगी और अब हमारे जो आईटीआई बिटना के जो बेचारे 10-12 साल से, उन पर 1 महीने का नोटिस देकर उनको निकाला जा रहा है। 7A लगा दी गई। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है, इस 7A को खत्म किया जाए, क्योंकि उसको लेकर जो छोटे मोटे धंधे हैं वह बंद पड़े हैं। और जो सरपंचों के अधिकार हैं उनको ना छीना जाए, सरपंचों को ताकत दे। वह बड़े लोगों ने चुनकर भेजे हैं, उनको आज संघर्ष करना पड़ रहा है, उन पर आज लाठीचार्ज ना जो हुई है वह बड़ी निंदनीय है। आज एजुसेट जो चौकीदार हैं स्कूलों के, उनके जो 24-24 घंटे आज ड्यूटी करते हैं, उनको 7,000 रुपये इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं जो उनको तनख्वाह मिलती है उसको लेकर वह परेशान है। आरयूबी हो, यूआरबी हो, इसको लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। कई प्रभावशाली लोग, कई चनाक्यापुर कॉलोनी है हमारी पिंजौर में, आप भी वहां गए, उसका रास्ता बंद करने का प्रयास किया जाता है। प्रभावशाली लोग ऐसे काम वहां कर रहे हैं। इसी तरह रैपरानी ब्लॉक में मैंने पहले भी कई बार डिमांड रखी कि वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, वहाँ फायर ब्रिगेड खोला जाए, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। इसी तरह आज जो सड़कों की बात है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। कल मैंने उप मुख्यमंत्री महोदय से अपनी सड़कों की बात की, उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार पहले जांच करा ली, हमें नहीं पता कब जांच हुई, लेकिन उन्होंने आगे से कह दिया कि एक वहां रिजोर्ट है, मोरनी कॉन्टिनेंटल रिजोर्ट, उसका मैं पता करूंगा कि वो क्या चीज है क्या नहीं, और उसके आगे हम सरकारी सड़क नहीं बनाएंगे। अखबार में छपा है वो तो, जो जिस होटल की बात कर रहे हैं वो तो सड़क पर है, ऑन रोड है, उसको कहां सड़क जानी है जी। आज अमर उजाला में खबर छपी है कि सरकारी खर्चे से हम रिजोर्ट तक सड़क नहीं बनवा सकते। ऐसा कोई मसला नहीं, कोई ऐसा रिजोर्ट नहीं जहां कोई सड़क बनानी है। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि जो आपने विधानसभा से कमेटी भेजने का निर्णय लिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द यह कमेटी वहां जाकर सारे जो मैंने आपको कहा है 100% वहां दिक्कत, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस कमेटी को भेजा जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जी का जो 21 फरवरी को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भावी कार्यक्रमों के बारे में बहुत ही एक सारगर्भित और एक मायनेपूर्ण अभिभाषण दिया, मैं समूचे सदन की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य में जो विगत वर्ष में जो विकास हुआ, उसके ऐतिहासिक कार्य हुए, अंत्योदय को हासिल करने के लिए हमने जितनी प्रकार की योजनाएं सब बनाई, प्रदेश के और संरचना में भी जो विकास का काम हुआ, भविष्य के विकास का जो हमारा विजन है उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। इस अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने
निश्चित रूप से आलोचना भी की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं और कहीं कहीं दबी जबान में किसी विपक्ष के हमारे मित्रों ने भी उसको सार्थक भी कहा है। कुल मिलाकर के आलोचना हो कोई बात नहीं, स्वस्थ आलोचना का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का एक मुख्य काम होता है सरकार के कामों में आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना, एक आगे बढ़ने के लिए कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताना। जहां तक इस विषय का मामला है, इसके लिए मैं जरूर स्वागत करूंगा, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही एक अलग अंदाज में, अलग शब्दों में कहे जाते हैं, चालाकीपूर्ण व्यवहार भी बताया जाता है और कहीं ना कहीं ऊंचे सपने, ऊंची उड़ान देखने की बात भी उनकी रहती है। अब जोर शोर से बोलते हैं और उस बोलने में कभी कभी उनको लगता है कि इसका हमारा जो उद्देश्य है, जनता जो देख रही है, वो पर्पस पूरा होता है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुल मिलाकर जो बोले वो रद्दी में बिके, वो बिके हैं। जो बोले हैं वो बिके हैं और छपने के लिए बोले हैं। कुछ देर क्या करेंगे? कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक बोली जाती है, तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कुल मिलाकर डेढ़ का और दर्ज जो मामला मतलब गवर्नर एड्रेस के आप भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे हैं। लोगों के स्टाइल को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन है उसकी, कैसे वो तो आप अपने संस्कार, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं आगे। जब बेस्ट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन ये गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है। धन्यवाद अभिभाषण का आप उसमें हंसी मजाक जो है वो कितना भी सीरियस ना हो तो हंसी मजाक नहीं है जी। हरियाणा में तो जो है ना चारों तरफ जो है लोग तराई कर रहे हैं, हंसी मजाक मत करो। अब वही तो कह रहा हूं कि आपको बोलना बोलेंगे। कोई नहीं, कोई बैठ जाइए। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। आप एक बात सुनो मेरी, मैं सुन रहा हूं। आप के अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तान। चलिए हो गया। अब बोलिए ना अब कादियान साहब, अभी आप बोलिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। नहीं, अभी आपकी कल 2 दिन से दिखिए कहीं। हाँ बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि बी एन ऑर्डर। मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन चर्चा का समापन है। थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से, थोड़ा एक दूसरे से बहुत हो रहा है। आपको भी पता, मुझे भी पता है। आपको भी पता, मुझे पता है। बीमारियां मेरी भी हैं। मेरी बीमारी की बना मैं नहीं बोलता हूँ कभी। मेरी बीमारी, आपका जो काम है आपने किया, अब सुनना चाहिए। 2 दिन तक सुनना, 2 दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है। कई सुझाव 1 घंटा उनको भी सुन लीजिए आप। कई सुझाव रखे गए। मैंने बताया जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की हैं। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी वो आपको बता भी दिया जाएगा। ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिया तो अगले दिन हो जाने वाला है।
बहुत से विषय होते हैं, आपको पता है, कभी आपने भी सरकार चलाई है, उस समय भी कठिनाई आती थी, आज भी जो कठिनाई आती है सब बताई जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं। ठीक बात है आपकी, बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले बहुतों की मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती हैं, आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे कठिनाइयां रहेंगी। एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला, उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई हैं, उन सब के ऊपर मुझे चर्चा है कि मांग पर करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं, कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं, आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं, और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कहीं ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है, और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं, और अभी पंचायतें बनी हैं, इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें,
पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं। इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई एक ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो एसडीओ लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न उनकी मर्जी चलेगी न सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा वो सब मिलकर के, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा। जो छोटे काम है, बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में, बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है तो इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा। आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के रखो वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया, और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा वो करेगा। मेरी बात तो उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी बात मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बीडीओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना